हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों इससे पहले हम सभी लोगों ने क्लास 10 से संबंधित सभी 4 चैप्टर को देख लिया था, जो कि आपका फिजिक्स का था। यानी कि इससे पहले प्रकाश का 3 चैप्टर और विद्युत धारा से संबंधित 1 चैप्टर, यानी कि 4 चैप्टर हम लोगों ने देख लिया था। यह आपका 5वां चैप्टर होने वाला है, जिसमें हम लोग चुंबक के विषय में जानेंगे। यानी कहने का मतलब है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यह आपका क्लास 10 का 5वां चैप्टर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि चुंबक होती क्या है, आखिर चुंबक का काम क्या होता है। देखिए दोस्तों चुंबक जो होता है ना, एक छोटा सा काला पत्थर होता है जो कि मैग्नेटाइट से बना जाता है। अब मैग्नेटाइट क्या होता है? लोहे का एक प्रमुख अयस्क होता है जिसका नाम होता है मैग्नेटाइट। यानी कि लोहा एक धातु है। इसका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडाइट ये अयस्क होते हैं। यानी कि अयस्क से ही धातु को प्राप्त किया जाता है। तो वही जो है ना, लोहा का ही एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का अयस्क है जिसका नाम है मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4 होता है। यानी कि ये आपका जो होता है मैग्नेटाइट का क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है मैग्नेटाइट का। इसी से दोस्तों जो होता है ना, प्राकृतिक चुंबक जो होता है इसी से बनाया जाता है। जो प्राकृतिक चुंबक होता है इसी से बनाया जाता है। ये छोटे जो होते हैं काले पत्थर के आकार के होते हैं। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये आपका चुंबक है, ये सपोज करिए कि आपका चुंबक, ठीक है, जो कि मैग्नेटाइट से बनता है। प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट से बनता है, ठीक है। ये सपोज करिए कि प्राकृतिक चुंबक है। कोई भी चुंबक जानते हैं दोस्तों, कोई भी चुंबक का 2 ध्रुव होता है। यानी कि इसको जो किनारे वाला भाग होता है ना, ये ध्रुव है इसका। कोई भी चुंबक होगा उसका दो पोल होता है, 2 ध्रुव होता है। इधर वाले पोल कहते हैं नॉर्थ और इधर वाले पोल को कहते हैं साउथ। ये आपका चुंबक है। इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। कोई भी चुंबक का 2 ध्रुव होता है, ऑटोमेटिक 2 ध्रुव इसका होबे करेगा। 2 पोल होता है, इधर वाले को कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको इधर वाले को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। जानते हैं दोस्तों कुछ चुंबक का क्वालिटी क्या होता है कि कोई भी चुंबक का जो आकार होता है ना, ज्यामितिक तौर पर यानी कि ज्योमेट्री के आधार पर 84% होता है। कितना होता है? 84% होता है। यानी कि ये तो देखने में लग रहा है 100%, देखने में आपको चुंबक लग रहा है 100%, लेकिन इसका मात्र जो है ना 84% हिस्सा ही क्या करेगा? चुंबक का काम करेगा। इसका 16% हिस्सा क्या? वेस्ट है। 16% हिस्सा जो इसका वेस्ट है, केवल 84% हिस्सा क्या करेगा? चुंबक का काम करेगा। और जानते हैं दोस्तों कोई भी चुंबक होगा, यदि आप इसको तूर देते हैं या कूच काच दीजिएगा, बढ़िया से कूच काच दीजिएगा ना, तो अपना चुंबक के गुण को भुलाने लगता है। यानी कि चुंबक का गुण इसका खत्म होने लगता है धीरे धीरे, समझ गए ना। और यदि इस चुंबक को टूकी आप तुरिएगा ना, तो वह फिर जो छोटा चुंबक आपको मिलेगा, वह जो जब इस चुंबक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिएगा, तो वह जो छोटे छोटे चुंबक मिलते हैं ना, पुनः वो अपना एक नया चुंबक बना लेता है। पुनः जो है वो अपना एक नया चुंबक बना लेगा और नया उसका अपना ध्रुव बन जाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो होता है उसका अपना ध्रुव बन जाता है। देखते हैं दोस्तों अब क्या होता है। जानते हैं दोस्तों ये जो आपका चुंबकीय ध्रुव होता है, 2 प्रकार के चुंबक ध्रुव होते हैं ना। अब सपोज करिए कि ये भी आपका कोई चुंबक है, इसका भी कोई नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। सपोज करिए कि इसका भी कोई नॉर्थ पोल होगा, इसका भी कोई साउथ पोल होगा। तो जानते हैं दोस्तों चुंबक के बीच में ना एक प्रकार की बल लगती है। क्या लगता है? चुंबक के बीच में, इसके ध्रुवों के बीच में, इसके जो ध्रुव है ना, इसके बीच में क्या लगता है? एक बल लगता है। और वह बल कैसा होता है जानते हैं? यह बल जो होता है चुंबक का जो विपरीत ध्रुव होता है ना, विपरीत ध्रुव करने का मतलब है साउथ टू नॉर्थ। ये हो गया विपरीत ध्रुव। साउथ टू नॉर्थ बोलेंगे तो क्या हो गया? विपरीत ध्रुव हो गया, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इसका ध्रुव क्या अपोजिट है। लेकिन नॉर्थ बोलेंगे तो क्या होगा? सेम ध्रुव होगा। और साउथ बोलेंगे तो क्या होगा? सेम ध्रुव होगा। तो जानते हैं दोस्तों चुंबक का जो विपरीत ध्रुव होते हैं ना, विपरीत ध्रुव करने का मतलब अपोजिट जो आपका पोल होता है एक दूसरे क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कि आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, दोनों क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। समझ में आया ना। लेकिन ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। या सपोज करिए कि यहां हम नॉर्थ कर देते हैं और यहां हम साउथ कर देंगे, तो क्या करेगा? रिपेल करेगा, यानी कि विकर्षित करेगा। एक दूसरे से क्या भागेगा? दूर भागेगा। ऑटोमेटिक क्या होगा? दूर भागता है। समझ गए ना। यानी कि बल लगता है कि चुंबक का जो विपरीत ध्रुव होते हैं आकर्षित करते हैं, और चुंबक का जो सेम ध्रुव होता है क्या करता है? विकर्षित करता है, यानी कि रिपेल करता है। यह है चुंबक के बीच में लगने वाला बल। कि विपरीत ध्रुव के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है, और समान ध्रुव के बीच क्या होता है? विकर्षण होता है। चलिए अब दोस्तों आगे देखते हैं कि क्या होती है। देखिए दोस्तों जानते हैं हमारा जो पृथ्वी है ना, खुद एक चुंबक के तौर पर काम करता है। हमारा जो पृथ्वी है
खुद एक चुंबक के तौर पर काम करता है, ठीक है ना। हमारा जो पृथ्वी है खुद एक चुंबक के तौर पर काम करता है, और जो इसका चुंबक है ना वो भी इस आकार में है, या चुंबक जो है ना आपका इस आकार में है, जिसे हम लोग चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। ये आपका होता है नॉर्थ पोल, इधर आपका होता है साउथ पोल, इसे हम लोग चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। यानी कि हमारा पृथ्वी जो होता है ना खुद एक चुंबक के तौर पर काम करता है, जिसका उत्तरी ध्रुव इधर की तरफ है, दक्षिणी ध्रुव इधर की तरफ है। इसे हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय यामोत्तर बोलते हैं, या पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष भी बोल सकते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष भी बोल सकते हैं, या चुंबकीय यामोत्तर भी बोल सकते हैं। और यही हमारा होता है, यही हमारा जो होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये पृथ्वी का जो है ना उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। यानी कि हमारा जो अर्थ होता है ना, इसका नॉर्थ पोल ये होता है और साउथ पोल ये होता है। ये हमारा पृथ्वी का ये भौगोलिक अक्ष है, ये भौगोलिक अक्ष हमारा पृथ्वी का, यानी कि ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये चुंबकीय अक्ष है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये चुंबक का अक्ष होता है। और जानते हैं दोस्तों, भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच में कितना डिग्री एंगल बनता है, 18 डिग्री का एंगल बनता है, 18 डिग्री का एंगल बनता है। और चुंबकीय अक्ष के रहने के कारण ही जब कंपास होता है ना, तो कंपास का सुई हमेशा क्या होता है, नॉर्थ के डायरेक्शन में भागता है, नॉर्थ के डायरेक्शन में भागता है चुंबकीय जो सुई होता है। क्योंकि यहाँ नॉर्थ के डायरेक्शन भागेगा, क्योंकि वहां अट्रैक्ट करेगा पॉइंट से, तो क्या होगा, नॉर्थ के डायरेक्शन में भागता है। इसी कारण से क्या होता है कि हवाई जहाज जब आकाश में उड़ती है तो अपना मार्ग नहीं भटकती है, या कोई भी समुद्री जहाज जब जाता है पानी में तो अपना डायरेक्शन नहीं भूलता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, कंपास। जैसे लगाएगा उत्तर बता देगा, तो जब उत्तर बताएगा तो ऑटोमेटिक हम दक्षिण पकड़ लेंगे, अब पूरा पश्चिम ऑटोमेटिक पकड़ जाएगा, केवल वन डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो वही क्या करता है, कंपास बताता है। यदि कंपास नहीं रहेगा तो व्यक्ति क्या होने लगी, भूलाने लगेगी। यानी कहने का मतलब जाकर आकाश बताओ पूरा बोआने लगेगा, कहाँ आ गए हो, या बोले तो पानी में जाएगा तो पानी में खो जाएगा, क्योंकि समुद्र तो ऑटोमेटिक विशाल है। क्योंकि समुद्र कितना परसेंट पाया जाता है, समुद्र आपका जानबे करते हैं 71% समुद्र है, और 29% क्या होता है, स्थल होता है। इसी स्थल में क्या 7 गो कॉन्टिनेंट्स बताओ, 7 गो कॉन्टिनेंट्स बसा हुआ। ऐसे कॉन्टिनेंट्स में ना एशिया कॉन्टिनेंट्स है, यानी कि एशिया महाद्वीप है जिसमें हम लोग निवास करते हैं, उसी में एक देश भारत है जहां हम लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो ये इसलिए ध्यान दीजिएगा कि चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, 18 डिग्री का कोण बनता है। ये इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और कंपास में जो होता है ना, कंपास भी चुंबकीय अक्ष के डायरेक्शन में ही काम करता है, समझ गए ना, इसलिए इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो होता है ना चुंबकीय, अब देखिए, अब आपको मैं बताता हूं कि ये सब पूछिए कि चुंबक है, ठीक है। ये आपका क्या है, चुंबक है। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका क्या हो गया, साउथ हो गया। अब जानते हैं कि चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबक बल। अब समझ करिएगा, मैं अभी पहले एक समझाता हूं आपको, देखा, ठीक है। समझिए कि ये आपका कोई चुंबक है, सपोज करिए कि आप लोग चुंबक देखे होइएगा, और नहीं तो कभी ट्राई करिएगा, जो आपके घर में बॉक्स होता होगा ना, जैसे गाना बजता है, जो साउंड बॉक्स होता है, उस साउंड बॉक्स में एक स्पीकर लगा होता है, ठीक है। और उस स्पीकर के पीछे देखिएगा गोल आकार का होता है चुंबक लगा हुआ होता है। देखिएगा वो चुंबक जो होता है ना, लोहे को आकर्षित करता है। क्या करता है, लोहे को अपने आकर्षित करेगा, चाहे लोहा हो, फेरस हो, निकेल हो, कोबाल्ट हो, क्या करता है, अपने और क्या करता है, आकर्षित करता है। क्योंकि आप हमारे पास पूरा पकड़ेगा, खींचेगा उसको, तो ये तो कोई चीज तो खींच रहा है ना उसको। यानी कि जो चुंबकवा है लोहा को अपने आकर्षित कर रहा है, खींचता है। तो क्यों खींच रहा है, इसका मतलब क्या है, चुंबक बल लगा रहा है तब ना खींच रहा है। बिना चुंबक बल नहीं लगाता था क्या खींच पाता, नहीं खींच पाता। तो बस वही बात है कि सब कुछ एक चुंबक है। यहां मैंने रख दिया लोहा, लोहा रख दिया, तो चुंबक क्या करेगा, अपना बल लगाएगा, ऐसे 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 क्या करेगा, बल लगाएगा, और चुंबक इस लोहे को अपने क्या करेगा, खींचेगा, आकर्षित करेगा, खींचेगा ना, आकर्षित करेगा। और सपोज करिए कि लोहा का हटाकर यहां रख दे, तो क्या आप खींच लेगा, अब नहीं खींच पाएगा। क्यों, क्योंकि इसका बल यहां काम नहीं कर रहा, इसका जो बल है यहां पर जो काम नहीं कर रहा, लेकिन यहां तक काम कर रहा है ना। यानी कि चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबकीय बल जो होता है वो वैसा बल है जहां कोई भी वस्तु आने पर चुंबक के गुण को महसूस करता है। यानी कि चुंबकीय गुण उसको आप आकर्षित करती है, समझ गए ना। यानी कि चुंबकीय बल क्या है, चुंबकीय बल वैसा बल है जहां कोई भी वस्तु आने पर चुंबकत्व का गुण चुंबकत्व की ओर आकर्षित होता है, समझ गए ना। तो क्या है आपका चुंबकीय बल है। तो अब समझते हैं कि चुंबकीय बल क्या होता है, ठीक है ना। देखिए तो चुंबकीय बल क्या है, चुंबकीय बल जो होता है ना वैसा बल है जहां वैसा बल है कि जिस क्षेत्र में कोई वस्तु आने पर चुंबक के गुण को महसूस करते उसे क्या करते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। समझिए, एक बार रिपीट करता हूं कि चुंबकीय बल वह बल है
जब जिस क्षेत्र में कोई जो है कोई आपका वस्तु आने से, कोई भी वस्तु जैसे लोहा हो, फेरस हो, निकेल हो, आने पर चुंबक के गुण को महसूस करता है, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। या चुंबक के द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल। आप ये भी बोल सकते हैं कि चुंबक के द्वारा लगाए गए बल को हम लोग चुंबकीय बल बोलते हैं। सब कुछ के दोस्तों आगे चलते हैं। अब ध्यान देते हैं कि ये आपका नॉर्थ या साउथ हो गया, समझ गए ना। अब ध्यान देते हैं कि ये आपका चुंबक की नॉर्थ या साउथ है, तो जानते हैं दोस्तों यहाँ चुंबक बल की कुछ रेखा निकलती है। कोई भी चुंबक का जो नॉर्थ होगा, साउथ पोल होगा ना, यहाँ चुंबकीय बल रेखा निकलती है। चुंबकीय बल रेखा कहने का मतलब है ये चुंबकीय बल रेखा होती है, यह नॉर्थ से लेकर कहाँ जाता है? साउथ की तरफ जाता है। नॉर्थ से कहाँ जाएगा? साउथ के डायरेक्शन में। नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, यानी कि जो चुंबकीय बल रेखा होती है ना, यह जो है आपका नॉर्थ से लेकर साउथ के डायरेक्शन में जाती है। लेकिन चुंबक के अंदर जो होता है ना दोस्तों, चुंबक के अंदर क्या होता है? उल्टा होता है। यहाँ जो डायरेक्शन जाएगा ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है चुंबकीय बल रेखा गमन करती है। लेकिन चुंबक के बाहर जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है चुंबकीय बल रेखा गमन करती है। और जानते हैं दोस्तों, चुंबकीय बल, जो चुंबकीय बल लगा, जो चुंबकीय बल होता है ना, चुंबकीय बल कैसे मतलब क्या होता है? एक टेस्ला होता है। जो आप चुंबकीय बल इंडिकेट किए हैं, जो चुंबकीय बल आपका होता है ना, उसका ऐसे मतलब क्या होता है? एक, यानी कि टेस्ला कह सकते हैं आप, टेस्ला बोलिए, टेस्ला इसका ऐसे मतलब होता है। और यदि जाएंगे सीजीएस में इसका होता है, सीजीएस में मतलब क्या होता है? 10 के पावर 4 गॉस होता है, 10 के पावर 4 गॉस होता है, सीजीएस के तौर पर इसका मतलब होता है। और देखिएगा एमआरआई जो होता है ना, एमआरआई मशीन होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि एमआरआई। देखिएगा कभी कभी डॉक्टर जो होता है एडवाइस देता है कि सीटी स्कैन कराइए या एमआरआई कराइए, जब शरीर में कुछ ज़्यादा इंजरी होता है तब, जैसे कैंसर के उपचार में होता है कि हम लोग एमआरआई करवाना नेसेसरी होता है, समझ गए ना। तो जो है ना, वहाँ डॉक्टर एडवाइस देता है कि आप जाके एमआरआई कराइए, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करवाइए। तो वहाँ जो होता है ना, वो जो एमआरआई लगा रहता है उसमें जानते टेस्ला ही लगा रहता है। वो कम से कम 2 टेस्ला का, अब तक 4 टेस्ला का आ रहा है। 1 टेस्ला, 2 टेस्ला या 4 टेस्ला का मतलब आता है, उसका दाम बहुत महंगा पड़ता है। तो ये आपका होता है टेस्ला ही उसमें लगा रहता है। बहुत खतरनाक उसका पावर होता है, किसी वस्तु को तुरंत खींच लेता है, अपनी ओर तुरंत आकर्षित कर लेगा। यदि 1 टेस्ला का, मान लीजिए कि 1 टेस्ला का हम या कोई रखते हैं चुंबक, तो यहाँ से ना किसी भी वस्तु को, कोई भी वस्तु रखा रहेगा ना, तो तुरंत अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, तुरंत खींच लेगा अपनी तरफ। इतना शक्तिशाली होता है टेस्ला, समझ गया ना। ये जो होता है आपका टेस्ला होता है। इसी कारण देखिएगा कि जब भी एमआरआई कराया जाता है ना, तो पूरे कपड़ा उपड़ा सब खुलवा दिया जाता है, मतलब कपड़ा पूरा खुलवा कर डॉक्टर एक अपना कपड़ा देता है, उस कपड़ा को पहनने के बाद उसमें जा सकते हैं। पूछ लेता है कि आपके पास में कोई सिक्का उक्का तो नहीं है, या बेल्ट नहीं ना पहने हुए हैं, यानी कि सब निकलवा दिया जाता है। नहीं तो कहीं झटका मारा तो बस उसी में आप एकदम कपार पर सब फोड़ फाड़ देगा बढ़िया से। इतना डेंजर होता है, बहुत खतरनाक होता है टेस्ला जो होता है ना। चुंबकीय बल का सबसे खतरनाक जो होता है, सबसे खतरनाक इसे मतलब होता है टेस्ला, जो किसी भी चीज को अपने तुरंत आकर्षित कर लेता है। बहुत खतरनाक, मतलब बहुत ज्यादा इसका बल होता है, समझ गया ना। तो ये आपका होता है चुंबकीय बल रेखा, समझ गया। जहां साउथ से नॉर्थ की जाता है चुंबक के अंदर, और नॉर्थ से साउथ जाता है चुंबक के बाहर। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जानते हैं दोस्तों, चुंबकीय बल रेखा कुछ गुण पाया जाता है। क्या होता है कि ये जो चुंबकीय बल रेखा होती है एक दूसरे के समानांतर होती है। समानांतर समझ गए ना, एक दूसरे के देखिए एकदम समानांतर जा रही कि नहीं जा रही। चुंबकीय बल रेखा जो होती है एक दूसरे क्या होती है? समानांतर होती है। और तो क्या, चुंबक के बाहर जो होता है ना, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन जाती है, नॉर्थ से साउथ। लेकिन चुंबक के अंदर जो होता है चुंबकीय बल रेखा साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में जाती है, साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में जाती है। समझ गए दोस्तों, यहां समझिएगा। अब एक चीज और बता सकते हैं कि जहां चुंबकीय बल रेखाएं जितना ज्यादा होगी और वहां चुंबकीय बल ज्यादा होगा। चुंबकीय बल क्या होगा? ज्यादा। जैसे सपोज करिए कि यहाँ चुंबकीय बल रेखा ज्यादा है, चुंबकीय बल रेखा क्या ज्यादा है, तो क्या हो सकता है? यहाँ चुंबकीय बल ज्यादा, यानी कि जहां चुंबकीय बल रेखा ज्यादा वहां चुंबकीय बल भी ज्यादा लगेगा। समझ गए नहीं? समझ गए। और जहां चुंबकीय बल रेखा कम होगा, जैसे कि यहाँ कम है, क्यों कम है? क्योंकि यहाँ चुंबकीय बल कम लग रहा है, इसी कारण से क्या चुंबकीय बल रेखा भी कम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम आगे। और चुंबकीय फ्लक्स समझ गए। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाओं के समूह क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। और वहां था क्या? इलेक्ट्रॉनों के समूह का आवेश बोलते थे करंट में। और यहाँ है चुंबकीय बल रेखाओं के समूह क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स कैसे मतलब क्या होता है? वेबर। क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स कैसे मतलब क्या होता है? वेबर होता है। और 1 वेबर के बराबर जो होता है 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट ने खोजा था, इसका नाम क्या पड़ गया? मैक्सवेल पड़ गया। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स कैसे मतलब क्या आपका होता है? मैक्सवेल होता है। ऐसे मतलब क्या होगा? वेबर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं।
अब दोस्तों देखते हैं कि आखिर जो है चुंबक को देख लिए, चुंबक का बल। अब देखिए, अब चुंबक तो लगा, चुंबक के बारे में तुम लोग तुमने चर्चा कर लिया, लेकिन चुंबक अपना जो है कहीं ना कहीं तो बल लगाता होगा ना, कहीं ना कहीं तो अपना बल लगाता होगा। अब देखते हैं कि चुंबक जो है अपना बल कहाँ लगाता है, किस डायरेक्शन में लगाता है, समझ गए ना। अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर चुंबक जो बल लगाता है उस बल की दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें जानते हैं एक फ्लेमिंग नाम का जो है एक वैज्ञानिक आया था, समझ गए ना। फ्लेमिंग नाम का एक वैज्ञानिक आया और रिसर्च किया, समझ गए ना। और इसमें जो है ना एक नियम दिया जिसे हम लोग फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम कहते हैं या फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के नाम से जानते हैं। यो बकौले था, पूरा आया देखे खोज के चला गया पूरा, मतलब पॉइंट से। अब हम लोगों को पढ़ना पड़ता है कि नहीं। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम दे दिया, दक्षिण हस्त नियम दे दिया। इससे इसने बोला था कि चुंबकीय बल रेखा या विद्युत धारा हो गया, इलेक्ट्रिक करंट जिसको कह सकते हैं, या चुंबकीय बल के बीच में क्या बताया, संबंध बताया था, समझ में आएगा नहीं, कि किस डायरेक्शन में कहाँ रखेंगे तो कौन चीज कहाँ फॉलो करेगा। अब थोड़ा देखते हैं, समझ गए ना। अब ध्यान देते हैं दोस्तों, एक देखिए, एक ऑस्टेड नाम का वैज्ञानिक था जो क्या बोला था कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना फ्लो करता है, इससे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। यानी कि जब जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है इस वायर में, तो इससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यह कौन बोला था, ऑस्टेड नाम का एक वैज्ञानिक बोला था, ऑस्टेड नाम का वैज्ञानिक ने बोला था। इसी पर जानते हैं एक आया फैराडे, फैराडे नाम का वैज्ञानिक है। इसने क्या बोला कि यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड से भी हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। ऊर्जा का क्या होता है, संचार होता है। कि जहां यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, यह बोला था ऑस्टेड ने। तब फैराडे बोला क्या कि यदि जब इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड से भी हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यह फैराडे बोला था। अब बात आता है कि देखिए, यह तो बात समझ गया। अब बात क्या आता है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम क्या होता है, अब समझते हैं। देखिए, फ्लेमिंग ने कुछ नहीं कहा। फ्लेमिंग एक महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने चुंबकीय बल, चुंबक के जो बल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल और विद्युत धारा के बीच में एक संबंध बताया, समझ गया ना, एक संबंध बताया। इसी संबंध को हम लोग फ्लेमिंग का नियम कहते हैं, समझ गया ना। अब एक वाम हस्त कर देगा, यानी कि जब बायां हाथ कर देगा तो कहते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, और जब दाहिना हाथ कर देगा तो बोलते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। अब समझते क्या है दोस्तों, देखिए उसने बोला क्या, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम क्या बोलता है कि यदि आप अपना कोई 3 अंगूठा पकड़िए, यानी कि अपना पंजा लीजिए, कौन लेना, बायां हाथ लेना, दाहिना लीजिएगा, बायां लीजिएगा, ठीक है। आप अपना बायां हाथ पकड़िए और इसको जो है समान कोणिक पर रखना। समान कोणिक समझते हैं ना, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। कितना, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री, 90 डिग्री। सबसे पहले क्या उठाना, थंब, क्या उठाना, थंब, यानी कि अंगूठा लीजिएगा, उसके बाद एक रखना तर्जनी, एकदम परपेंडिकुलर रखना है, देखिए एकदम परपेंडिकुलर है ना, इस पॉइंट से रखना है। ये आपका थंब हो गया और ये आपका हो गया तर्जनी, और उसके बाद एगो निकालना मध्यमा के, मध्यमा एकदम इस पॉइंट से होना चाहिए, देखिए मध्यमा इस पॉइंट से आपका होना चाहिए, एकदम 90 डिग्री एकदम परपेंडिकुलर बनना चाहिए, समझ गए ना, समान कोणिक। यानी कि देखिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है, फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक ने एक नियम बताया। क्या बताया कि यदि हम अंगूठा, यानी अंगूठा लिए हैं, तर्जनी लिए हैं और मध्यमा, तीनों को जब समान कोण पर रखते हैं, यानी कि 90 डिग्री कोण पर रखते हैं, समझ गए ना, समान कोणिक पर रखते हैं, तो ये जो आपका अंगूठा होता है ना, अंगूठा ये फोर्स को बताता है। किसको बताता है, फोर्स को बताता है। ये जो आपका तर्जनी होता है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। किसको बताता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। ये आपका, इसे बी कहते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, इसे बी से इंडिकेट करते हैं। और ये आपका जो होता है, आपका मध्यमा जो होता है, ये इंडिकेट किसको करता है, ये इंडिकेट करता है आपका विद्युत धारा की दिशा को, समझ गए ना। ये आपका हो गया अंगूठा बोले तो फोर्स, तर्जनी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किधर लगेगा विद्युत क्षेत्र, और ये आपका बोले तो मध्यमा बोले तो विद्युत धारा की दिशा। बस आपको यही 3 चीज ध्यान रखना है। इसी के संबंध को हम लोग फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के सहायता से हम लोग काम करते हैं। ये 12th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के सहायता से अनेक प्रकार का क्वेश्चन डील होता है। कितना डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री, यानी कि समान कोणिक, परपेंडिकुलर, समझ गए ना। इसका आप तरीका भी याद कर सकते हैं कि आपका जो इसका तरीका क्या होता है, देखिए ध्यान देते हैं। आप देख सकते हैं कि जो आपका थंब था, यानी कहने का मतलब जो आपका अंगूठा था, जो आपका अंगूठा आपका जो आपका थंब था, वो किसको इंडिकेट किया था, फोर्स को। यानी कि फोर्स बोले तो आपका हो गया विद्युतीय बल, समझ गया ना, विद्युतीय बल यानी कि चुंबकीय बल को इंडिकेट कर रहा था, चुंबकीय
बल को इंडिकेट किया था। फिर आपका बोले तो तर्जनी, तर्जनी बोले तो चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट किया था, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसे हम लोग कहते हैं बी से इंडिकेट करते हैं। और एक था आपका मध्यमा, मिडिल फिंगर जो आपका किसको इंडिकेट कर रहा था, मिडिल फिंगर जो आपका इंडिकेट कर रहा था विद्युत धारा की दिशा को, विद्युत धारा की दिशा को, जिसे हम कहते हैं आई। अब देख रहे हैं ना एफ बी आई बन गया ना, एफ बी आई, एफ बी आई बन गया आपका। जैसे सीबीआई होता है, आरबीआई होता है, उससे पहले क्या बन गया एफ बी आई, है ना। ऐसे एफ बी आई जो है आपका अमेरिका का खुफिया एजेंसी का नाम है, सीआईए और एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन हमसे उससे कोई मतलब नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, कौन सा अंगुली, बाहिन, बायां हाथ, बायां, समझ गए ना। जब बायां हाथ की अंगुली आप लीजिएगा तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय बल को, ये आपका तर्जनी बताएगा चुंबकीय क्षेत्र को, और ये मध्यमा बताएगा विद्युत धारा की दिशा को। यही आपका फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, कब, जब समान कोण पर रखते हैं तब। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक ने अपने बाएं हाथ, समझ गए ना, यानी कहने का मतलब क्या है कि फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक ने बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा, और बोले तर्जनी हो गया, मध्यमा हो गया, अंगूठा को जब समान कोणिक पर रखते हैं तब जो अंगूठा होता है चुंबकीय बल को डिफाइन करता है, जब तब अंगूठा जो होता है चुंबकीय बल को, तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र को, तथा ये आपका मध्यमा जो होता है विद्युत धारा की दिशा को बताती है। इसे क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम कहते हैं। और इसी की सहायता से हम लोग चुंबकीय बल को भी ज्ञात कर लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को भी ज्ञात कर लेते हैं, और विद्युत धारा की दिशा को भी ज्ञात कर लेते हैं। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे ज्ञात करेंगे इसे। सपोज करिएगा, सपोज करिएगा कि चुंबकीय बल कहां लग रहा है, अंदर की तरफ। अब चुंबकीय बल कहां लग रहा है, अंदर की तरफ। अंदर को हम लोग क्रॉस इंडिकेट करते हैं, किसे इंडिकेट करते हैं, क्रॉस से इंडिकेट करते हैं। चुंबकीय बल लग रहा है अंदर की तरफ, और डॉट लगाएंगे तो क्या होगा, बाहर की तरफ। डॉट लगाएंगे तो क्या होगा, बाहर की तरफ। हम क्रॉस इंडिकेट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब एक एग्जाम्पल समझते हैं, समझ गए ना। देखिए जहां भी आपको क्रॉस मिलता है ना, क्रॉस कहीं भी मिल जाता है, तो समझना क्या है कि चुंबकीय बल अंदर की तरफ लग रहा है। कहां लग रहा है, चुंबकीय जो आपका क्षेत्र होता है यह कहां लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है। समझ गए ना। और यदि आपको कहीं डॉट मिल जाता है, डॉट मिल जाएगा, तो समझना क्या, चुंबकीय जो क्षेत्र होता है बाहर की तरफ लग रहा है। चुंबकीय क्षेत्र कहां लग रहा है, बाहर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ, और क्रॉस मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ। अब सपोज करिएगा कि करंट जो है, करंट हम इधर की ओर लगा दिए, कहां लगा दिए, करंट इधर लगा दिए। करंट कहां लगा, इधर लगा। अब तो बताना क्या है कि चुंबकीय बल कहां लगेगा। चुंबकीय बल इधर लगेगा, नॉर्थ साउथ की तरफ, कि नॉर्थ की तरफ, कि वेस्ट की तरफ, कि ईस्ट की तरफ। आपको इंडिकेट करना है कि चुंबकीय बल कहां लगेगा। मैंने करंट को इधर घुमाया, कहां घुमाया, इधर घुमाया। अब सपोज करिएगा कि पहले अपना एक फिंगर बनाइए, सपोज कि उसी पे बनाना है कि ये चुंबकीय बल को इंडिकेट करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट करता है। अब मध्यमा जो आपका होता है किसको इंडिकेट करता है, धारा की दिशा को इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले क्या है, आप चित्र बनाइए। आप जो है चुंबकीय क्षेत्र अंदर ना है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, अंदर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चुंबकीय क्षेत्र अंदर हो गया। अब ध्यान देना है क्या कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर है लेकिन धारा किधर है, धारा इधर है, तो धारा इधर बनाना। धारा इधर हो गया, देखिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर हो गया, मध्यमा धारा की दिशा में चला गया ना। तो देखिए चुंबकीय बल किस कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। चुंबकीय बल कहां लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो ये आपका हो गया, यानी कि चुंबकीय बल कहां लग रहा है, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। कहां लग रहा है, फोर्स आपका लग रहा है नीचे की तरफ। इसको ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या कर लिया, हम चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात कर लिए, यानी कि चुंबकीय बल यहां नहीं लगेगा, हम लोग इधर से जा सकते हैं। चुंबकीय बल यहां नहीं लगेगा, चुंबकीय बल यहां भी नहीं लगेगा, चुंबकीय बल कहां लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। यही है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, और यही से हम लोग चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करते हैं। अब सपोज करिए ना, अब सपोज करिए कि चुंबकीय बल मैंने यहां लगा दिया, मैंने विद्युत धारा यहां फ्लो किया, विद्युत धारा कहां फ्लो किया, यहां फ्लो किया। अब समझिएगा, यदि हम विद्युत धारा को डाउनवर्ड फ्लो करेंगे, विद्युत धारा को डाउनवर्ड फ्लो करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान देना है क्या कि आपका जो ये तर्जनी है यह इंडिकेट करता है चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, धारा डाउनवर्ड है। तो ये देखिए मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा, ईस्ट दिशा में लग रहा है ना, ईस्ट की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा, ईस्ट की तरफ लग रहा है, यानी कि आपका फोर्स किधर लगेगा, ईस्ट की तरफ इधर लगेगा। ये आपका हो गया, फोर्स आपका इधर लग रहा है। समझ गए, नहीं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ के बीच में कितना का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। कितना का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। ये आपका था फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। चलिए अब आगे चलते हैं।
क्लास 10th में इतना काफ़ी है, अभी क्लास 12th में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करना पड़ता है। अभी तो क्लास 10th है इसलिए इतना भी सफिशिएंट है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक क्या होता है। देखिए दोस्तों, चुंबक जो होती है ना, दो प्रकार की होती है। आपका जो चुंबक आपका होता है, यानी कि जो मैग्नेट होता है, यह मोटा मोटी दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है अस्थायी चुंबक और एक आपका होता है अस्थायी चुंबक। ध्यान दीजिएगा, एक होता है आपका अस्थायी चुंबक, एक आपका होता है अस्थायी चुंबक। अब ध्यान देना, क्या है, चुंबक दो प्रकार के होते हैं। देखिए अस्थायी चुंबक जो होता है ना, अस्थायी चुंबक वो होता है कि अपने चुंबक का गुण प्राप्त करने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। यानी कि अस्थायी चुंबक वह चुंबक होता है जिसमें चुंबक के गुण को आने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, समझ गए ना। और चुंबक का गुण कोई आसानी से खोता नहीं है, बहुत ही मेहनत के बाद जो होता है यह अपने चुंबकत्व के गुण को क्या करता है, त्यागता है, खोता है। लेकिन अस्थायी चुंबक क्या होता है, इसमें चुंबक का गुण अस्थायी नहीं रहता। इसमें जब जब विद्युत धारा का फ्लो करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे ना, तब तक जो है चुंबक क्या होता है, उसमें चुंबकीय गुण आता है। और जैसे विद्युत धारा का फ्लो नहीं करेंगे, जैसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेंगे, अस्थायी चुंबक जो है अस्थायी चुंबक रहता है, यानी कि नॉर्मल जो है अपना ही वायर बन जाता है। और लेकिन करंट का फ्लो करेंगे तो बहुत ही शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। कौन? अस्थायी चुंबक। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अस्थायी चुंबक जो होता है ना, मुख्य रूप से इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। इस्पात मिश्र धातु है उसका बना रहता है। लेकिन अस्थायी चुंबक जो है ना आपका, अस्थायी चुंबक जो आपका मुख्य रूप से जो होता है, यह आपका नरम लोहा का बना होता है। नरम लोहा का जो है अस्थायी चुंबक बना होता है। कोई दिक्कत नहीं है, नरम लोहा का अस्थायी चुंबक बना होता है। अस्थायी चुंबक जो होता है ना, ये थोड़ा कम शक्तिशाली होता है क्योंकि तो प्राकृतिक है। लेकिन अस्थायी चुंबक जो होता है थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है क्योंकि इसको हम अपने जो है विद्युत धारा के प्रवाह से क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। यदि हमको ज्यादा वजन उठाना है तो विद्युत धारा के फ्लो को ज्यादा तेज कर देंगे, कम करना है तो विद्युत धारा को कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, चुंबक का गुण कम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका होता है अस्थायी चुंबक, ये आपका होता है अस्थायी चुंबक। ये थोड़ा ये जो इसका अपेक्षाकृत क्या होता है, कमजोर होता है। यह इसके अपेक्षाकृत यानी कि तुलना के तौर पर क्या होता है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कोई दिक्कत नहीं है। यह नरम लोहा का बना होता है, यह इस्पात का बना होता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। यह आपका हो गया चुंबक के बारे में। अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक दो प्रकार के चुंबक होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम लोग धारा के बारे में कि आखिर करंट कितने प्रकार के होते हैं, क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा और क्या होती है आपका बोले तो दिष्ट धारा, जैसे हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देते हैं। देखिए दोस्तों, करंट जो होता है ना, जो धारा होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ये जो आपका धारा होता है, करंट कहते हैं, यह मुख्य रूप से दो प्रकार से गमन कर सकता है। एक आपका होता है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घरों में लाइन आती है। और एक आपका होता है दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, समझ गया ना, दिष्ट धारा। इससे हम लोग इंग्लिश में डायरेक्ट करंट बोलते हैं, डायरेक्ट करंट इससे बोलते हैं। और ये आपका जो होता है ना प्रत्यावर्ती धारा, इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, जिसे हम लोग शॉर्ट में एसी कहते हैं। अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसी करंट बोलते हैं। ये आपका डीसी करंट है, यानी कि डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट करने का मतलब क्या है, यह जो करंट फ्लो करती है ना, डायरेक्ट फ्लो करती है, यानी कि यहां से जाएगी तो डायरेक्ट फ्लो करती है, समझ गए ना, डायरेक्ट। इसके बीच में कोई आधा फाधा नहीं आता, कोई आधा फाधा नहीं आता। यहाँ इसका जो होता है परिमाण और दिशा क्या होती है, बदलता नहीं। परिमाण दिशा क्या होता है, दोनों नहीं बदलता। जैसे कि यहां से करंट निकला तो एकदम करंट यहां से फ्लो करेगा, कहीं भी इसका ना परिमाण बदलेगा ना दिशा बदलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होती है, इसमें परिमाण एवं दिशा क्या होती है, दोनों बदलता है, दोनों बदलता है। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बदलेगा और डायरेक्शन दोनों इसका क्या होता है, चेंज करता है। जैसे ध्यान दीजिएगा कि ये आपका कोई पॉइंट है, ये आपका हो गया करंट का वायर हो गया। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ना, इस पॉइंट से फ्लो करती है। देखिए इस पॉइंट से क्या करती है, गैप देके हम लोग जो है इसे गैप कहते हैं, या इंग्लिश में बोलेंगे अल्टरनेट, क्या बोलेंगे, अल्टरनेट। यानी कि इसका जो परिमाण और दिशा क्या होती है, दोनों बदलते रहता है। परिमाण और दिशा क्या होती है, दोनों बदलते रहता है। यानी कि कुछ यहाँ परिमाण होगा, परिमाण कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा। इसका परिमाण चेंज करता है, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, एंगल भी चेंज कर रहा है। कभी इसका एंगल 0 हो जा रहा है, कभी इसका एंगल 90 हो जा रहा है, कहीं 180 हो जा रहा है, फिर कहीं 270 हो जा रहा है, कहीं 360 हो जा रहा है। देख रहे कि नहीं देख रहे हैं, यानी कि क्या इसका एंगल क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। परिमाण एवं दिशा क्या होती है, दोनों चेंज करती है। और ये डायरेक्ट करंट में परिमाण एवं दिशा क्या होती है, दोनों चेंज नहीं करती है। अल्टरनेटिव करंट जो होता है ना, इसकी क्षमता जानते हैं 50 हर्ट्ज होती है।
50 हर्ट्ज जो है इसका आवृत्ति होता है। 50 हर्ट्ज करने का मतलब क्या है, 1 सेकंड में इसका तरंग कितना होगा, 1 सेकंड में 50 तरंग गुजरता है। 1 सेकंड में क्या होता है, 50 तरंग गुजर जाता है। तरंग समझते हैं, तरंग, इस पॉइंट से क्या हो रहा है, तरंग हो रहा है, यानी कि 1 सेकंड में 50 बार जो इस पॉइंट से होकर के जाएगा। या इतना फास्ट होता है ना, 1 सेकंड में 50, समझ सकते हैं कितना ज्यादा है, पता ही नहीं चलता। 1 सेकंड में 50 बार, सपोज समझ सकते हैं कितना ज्यादा है, 50 हर्ट्ज होता है। समझ गए ना, इसकी क्षमता 50 हर्ट्ज होती है, लेकिन इसकी क्षमता क्या होती है, 0 हर्ट्ज होती है, क्योंकि डायरेक्ट करंट है, यहाँ तक तरंग है नहीं। अब समझिएगा दोस्तों, अब क्या है, कोई दिक्कत या नहीं। देखिए दोस्तों, अल्टरनेटिव करंट होता है ना, बहुत शक्तिशाली करंट होता है। इसका खोज करता है निकोला टेस्ला थे, बहुत खतरनाक साइंटिस्ट हुए निकोला टेस्ला। उन्होंने ही जो है प्रत्यावर्ती धारा की खोज की हुई थी, ठीक है ना। इसमें जानते हैं दोस्तों, यह जो होता है काफी उपयोगी होता है। इसमें ऊर्जा का ह्रास बहुत कम होता है। सपोज कि यहाँ से लेकर के यहाँ जाएगा ना, तो ऊर्जा का ह्रास क्या होता है, बहुत ही कम होता है, एनर्जी बहुत ही कम खर्चा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एनर्जी बहुत ही ज्यादा खर्चा होती है। आप वही समझ सकते हैं कि यदि आपको बोल दिया जाए कि आपको दौड़ना है, मैराथन दौड़ना, सपोज मैराथन आपको दौड़ना, तो मैराथन यदि आप दौड़िएगा, यदि यहाँ से वहां तक मैराथन आप दौड़िएगा, तो एक बैग तेज दौड़िएगा तो हाफ जाइएगा। यदि आप बहुत तेजी से दौड़ना स्टार्ट करिएगा मैराथन, तो क्या होगा, तुरंत आप थक जाइएगा। चाहे सपोज आपको 1 मील दौड़ना, 1600 मीटर दौड़ना, यदि आप पूरा स्पीड में दौड़ते हैं तो क्या होता है, तुरंत थक जाते हैं कि नहीं थक जाते हैं। तो वही करंट समझिए कि यहाँ से करंट निकला 100, मान लीजिए कि 100 एम्पियर करंट निकला, ठीक है, 100 एम्पियर क्या निकला, करंट निकला। तो जब ज्यादा दूर तक जाएगा तो क्या होगा, करंट का वोल्टेज कम होगा, ऑटोमेटिक प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा। यहाँ 100 एम्पियर रहता है, यहाँ क्या होगा, 50 एम्पियर, 40 एम्पियर, उसके बाद 30 एम्पियर, उसके बाद 10 एम्पियर, यानी कि एनर्जी का लॉस क्या होता है, इसमें ज्यादा होता है। लेकिन इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता। यह अल्टरनेटिव करंट है या प्रत्यावर्ती धारा। अब मान लेते कि आपको 1 मील दौड़ना, 1600 मीटर दौड़ना, अब जा रहा है सूत के, बैठ के आराम से पानी पी के जा रहा है, तो कोई दिक्कत होगा नहीं। आप एक मैराथन भी दौड़ सकते हैं, आप 1 मील भी दौड़ सकते हैं, यानी कि धीरे धीरे आप कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं। तो वही बात है कि यदि यहाँ से हम 100 एम्पियर करंट फ्लो करते हैं ना, तो आराम से यहाँ भी कहाँ पहुँच जाएगा, 100 एम्पियर करंट ही फ्लो करेगा। इसमें एनर्जी का लॉस ज़्यादा नहीं होता। ऊर्जा का ह्रास क्या होता है, इसमें बहुत ही कम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। डायरेक्ट करंट में ऊर्जा का ह्रास जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, व्यावहारिक होता है। इसका उपयोग क्या होता है, व्यवहारिक, यानी कि हम लोग इसका घरेलू उपयोग में इसी का यूज करते हैं। ये जो होता है ना आपका अव्यवहारिक होता है। अव्यवहारिक यानी कि इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। इसको हम संचित कर सकते हैं, बैटरी के तौर पर क्या होता है, संचित कर सकते हैं, यानी कि बैटरी जो छोटा छोटा बैटरी होता है ना, उसको संचित कर सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग संचित नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग संचित नहीं कर सकते। फिर क्या होता है जानते हैं दोस्तों, ये जो आपका दिष्ट धारा होता है ना, दिष्ट जो धारा होता है, इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, दिष्ट धारा को हम लोग उत्पादन करने में ज्यादा खर्च लगता है। दिष्ट धारा को उत्पादन करने में ज्यादा खर्च लगता है, क्योंकि इससे खपत ज्यादा है, यह ज्यादा दूर तक जा नहीं सकता। और ऊपर से क्या है कि अल्टरनेटिव करंट को बनाने में कम खर्चा लगती है। इसमें ऊर्जा का ह्रास भी कम हो रहा है, कम खर्चा भी लग रहा है, और ज्यादा डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। इसी कारण से अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, व्यवहारिक होती है। हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। इतना नहीं करंट खाता है, यहाँ 100 एम्पियर दूर जाएगा, पता चला कि 5 किलोमीटर जाते जाते क्या हो गया, 20 एम्पियर हो गया, तो काम गड़बड़ा जाएगा। समझ गए नहीं समझ गया। यानी कि ट्रांसफार्मर की सहायता से जो होता है, ट्रांसफार्मर की सहायता से इसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांसफार्मर की सहायता से जो होता है, इसके करंट को हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कौन आपका हो गया, प्रत्यावर्ती धारा। लेकिन इसको हम नहीं कर सकते दिष्ट धारा के तौर पर। समझ गए नहीं समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग विद्युत मोटर एंड डायनेमो। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि विद्युत मोटर और डायनेमो में क्या अंतर होता है। आखिर विद्युत मोटर और डायनेमो में क्या अंतर होता है, चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, विद्युत मोटर या का आपका होता है डायनेमो, जैसे हम लोग विद्युत जनित्र करते हैं। बस अंतर दोनों में बस हल्का फुल्का अंतर होता है। देखिए, विद्युत मोटर जो होता है ना, यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। यानी कि जब विद्युत धारा फ्लो करती है तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस पर यह काम करता है। जो आपका विद्युत मोटर है, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कोई वायर लगा रहता है, जैसे उसमें करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होता है ना। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो उस पर यह काम करता है। लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है कौन, डायनेमो। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या, तो बात समझिएगा। देखते हैं दोस्तों कि आखिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण होते क्या, तो कुछ नहीं होता। जैसे दो चुंबक, एक चुंबक आपका ये है, एक चुंबक आपका ये है, लेकिन दोनों चुंबक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, तभी काम करेगा, नहीं तो काम नहीं कर सकता। यानी कि जब कोई दो चुंबक के बीच में जो होता है, एक आप कोई चालक लगा देते हैं, ये कोई चालक है जो जा करके जब ये चुंबक है ये अपना बल लगाएगा, ये चुंबक अपना बल लगाएगा, ये गया बीच में, खूब घूम रहा, इसको हम घुमाएंगे तो क्या होगा, खूब घूमेगा। अब घूमेगा तो क्या होगा, इसके बल को दोनों के बल को क्या करेगा, काट देगा, काटेगा ना। अरे ये बल लगा रहा है, अपना ये बल अपना ये लगा रहा, लेकिन जब घूमेगा तो क्या करता है, दोनों के बल को क्या करता है, काट देगा। समझ गए ना, दोनों के बल को क्या करेगा, काट देगा। लेकिन शर्त यह है कि इसको बहुत तेजी से घुमाना है।
यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आप 1 सेकंड में 30 बार 40 बार जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट घुमाई, तभी करंट फ्लो हो सकता है, नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो बात क्या होता है कि जब कोई भी आपका चालक होता है, कोई चालक ही ना है, जब कोई चालक होता है कि इन्हीं दो चुंबकों के बीच में बहुत ही तेज से क्या करता है, गति करता है, बहुत तेज से क्या करता है, गति करता है, तो विद्युत वाहक बल द्वारा, यानी कि जब गति करेगा तो जानते हैं यहां से क्या होगा, करंट का निर्माण होगा। क्या होगा, करंट का निर्माण होगा। तो विद्युत वाहक बल जो होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा, यहाँ के कार्बन के, यहाँ के लगा देंगे कार्बन का क्रोट, समझ गए ना, यहाँ का जमा हो जाएगा। यानी कि विद्युत वाहक बल के द्वारा क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, जिसे हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। क्या हो गया कि जब कोई भी चालक और चुंबक के बीच में, यानी कि चालक और चुंबक के बीच में क्या होता है, गति होती है, बहुत ज्यादा गति होती है, तो विद्युत वाहक बल के द्वारा क्या होती है, करंट उत्पन्न होती है, जिससे हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होती है ना, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि हम लोग इसका निर्माण जो होता है बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना से कर सकते हैं, सौर ऊर्जा से कर सकते हैं, पवन ऊर्जा से कर सकते हैं, भूतापीय ऊर्जा से कर सकते हैं, यानी कि आप कैसे कर सकते हैं, समझ गए ना। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से हम लोग विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। यह जो होता है इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इससे हम लोग यांत्रिक कार्य के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, विद्युत मोटर का उपयोग जो होता है यांत्रिक कार्य के लिए करते हैं। लेकिन विद्युत जनित्र या डायनेमो का उपयोग किसके लिए करते हैं, विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए। ध्यान दीजिएगा कि विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए हम जो है हम लोग डायनेमो का उपयोग करते हैं। ये जो आपका विद्युत मोटर होता है ना, यह फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर काम करता है। यानी कि विद्युत मोटर जो होता है वाम हस्त नियम पर काम करेगा, और जो आपका विद्युत जनित्र होता है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर काम करता है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर कौन काम करता है, आपका विद्युत जनित्र, और ये जो आपका फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखना क्या, लघुपथन और अतिभान क्या होता है। अब दोस्तों देखते हैं कि आप सभी लोग घर में लाइन आती होगी और उसमें अनेक प्रकार के वायर के उपयोग करते हैं। किसी घर में 2 वायर होता है तो किसी घर में 3 वायर होता है। अब थोड़ा इसके प्रोसेस को समझते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। चलिए दोस्तों इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, बात क्या होता है ना कि सभी के घरों में लाइन जो होती है आती कैसे, थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि डायनेमो से ही हम लोग क्या करते हैं, करंट को प्रोड्यूस करते हैं, विद्युत धारा को प्रोड्यूस करते हैं ना। यह जो होता है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर काम करता है। अब बात समझते कि होता क्या। सपोज करिए कि यहाँ जो है आपका बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना था, वहां से उन्होंने करंट का निर्माण किया, ठीक है, करंट बन गया। वहां से गए ट्रांसफार्मर के पास में। सपोज करिए कि आपका क्या था, ट्रांसफार्मर था, ये क्या लगाया गया, ट्रांसफार्मर लगाया गया, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफार्मर है, समझ गए। अब यहाँ से जो है देखिएगा कि आप लोग कहीं कहीं देखते होइएगा कि जो ट्रांसफार्मर पर लाइन आती है वहाँ कहीं कहीं 4 गो लाइन, 4 तार होता है, 1 2 3 4 तार मोटा मोटी होता है। आप लोग कॉमन करते हुए कि होता है ऐसा, ठीक है ना। और यहाँ क्या करते हैं कि मोटा मोटी पहले के टाइम में क्या होता था कि एक टोका इसमें फंसा दिए और एक टोका जो है इसमें फंसा दिए, ठीक है। इसको जो है क्या करते थे, घर में आए और इसको मेन लाइन से क्या करते थे, जोड़ देते थे। मेन लाइन में क्या कर दी, जोड़ दी, समझ गए नहीं समझ गए। तो पॉइंट समझिएगा कि आखिर ये होता क्या, कैसे काम करता है। यहाँ समझ गए, करंट आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझते हैं कि हमारे घर में मोटा मोटी 3 प्रकार के तार पाए जाते हैं। अभी वर्तमान में 2 तार पाया जाता है। एक आपका क्या होता है, एक को कहते हैं फेज तार, फेज तार कहते हैं। यह जो होता है रेड कलर का होता है, क्या होता है, लाल कलर का तार होता है। एक आपका होता है न्यूट्रल तार, एक आपका होता है न्यूट्रल, जिसे उदासीन तार कहते हैं। यह जो आपका हो सकता है, यह आपका बोले तो येलो भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, यानी कि किसी भी कलर में हो सकता है। तो बात समझते हैं कि फेज तार और न्यूट्रल तार होता क्या। अब देखिए सपोज करते हैं कि यहाँ आपका ट्रांसफार्मर लगा था, यहाँ बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना था, यहाँ से क्या क्या करंट इसमें फ्लो किया, यहाँ से करंट गया, इस वायर से होते हुए घूम रहा है, क्या करा, घूम कर आपने क्या किया, 2 तार लगाया। ये देखिए 3 तार गर्म होता है, जिसे हम लोग फेज तार कहते हैं। 3 क्या होगा, फेज, ये भी फेज होगा, ये भी फेज होगा, ये भी फेज होगा, और ये आपका एक न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का भी कारण है, मैं बताता हूँ अभी क्या होता है। यहाँ से एक फेज तार लिया जिसमें अपने घर में इलेक्ट्रॉन आया, पूरे मेन बोर्ड से तो पूरे घर में गुजरा, पूरे घर में गुजरेगा, करंट का फ्लो करेगा, आपके घर में लाइन बढ़ेगी। लेकिन वहां जो लाइन बढ़ रही है, अब मान लीजिए जितना घर में वायर लगा, करंट तो पूरा घूम रहा, लेकिन करंट को जाने का रास्ता भी तो चाहिए, घूमेगा तो कहीं उसको जाने का रास्ता भी तो चाहिए कि आप खाना खाते हैं या कोई काम करते हैं, तो जैसे करंट यहाँ आ रहा है तो उसको जाने के लिए मार्ग चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहाँ से करंट आता है और इस जो है न्यूट्रल तार से तो क्या करता है, जाता है। यदि न्यूट्रल तार नहीं रहेगा तो करंट काम ही नहीं करेगा, समझ में आया। यानी कि करंट यहाँ से आया, फेज तार से आया, करंट घर पूरा फ्लो किया, और फिर न्यूट्रल तार की सतह से कहाँ चला जाएगा,
न्यूट्रल तरह के सतह से गया और फिर जो है धीरे 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 कहाँ चला गया, ट्रांसफार्मर के पास में चला गया, फिर वहां चला गया। और ट्रांसफार्मर के तार पर क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है ना, 3 को तो फेज वाला तार रहे करता है, और जो एक तार होता है न्यूट्रल वाला क्या करता है, उसको जमीन से कनेक्ट कर देता है, जमीन से क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा। और जमीन खुद एक बहुत बड़ा अर्थिंग का काम करती है, पूरे करंट को क्या करती है, धरती के अंदर समाहित कर लेती है। इस पॉइंट क्या होता है, पूरा बैलेंस बना होता है कि करंट जा रहा है तो उसको आने के लिए रास्ता चाहिए। इसी कारण से क्या होता है, न्यूट्रल तार का उपयोग करते हैं। या क्या होगा, फेज तार हो गया, फेज तार तो चाहिए करिए। 3 गो फेज तार होता है, क्योंकि सपोज करिए कि एक गो वायर हो, एक गो फेज तार में पूरा टोका फंसा देंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस कारण से क्या होता है, 3 गो फेज होता है, हम लोग किसी फेज पर भी लगा सकते हैं, 1 फेज 2 फेज और 3 फेज, किसी फेज पर लगाइए बारी बारी से, इस प्रकार क्या होता है, वोल्टेज मेंटेन रहता है। और नहीं तो एक के फेज पर लगा दिए, कह दिए कि आराम से वोल्टेज कम हो गया, तो फिर कहेगा चच्चा किस फेज पर लाइन है, पहला दूसरा तीसरा, तो बोलेगा पहला फेज पर, तो फिर यहाँ से टोका निकाल के हम लोग यहाँ लगा दिए। तो अब ऐसा हाल नहीं होगा, क्योंकि अब सब डिजिटली काम हो रहा है। समझ गए नहीं समझ गए। अब पहले ऐसा बहुत ज़्यादा होता था कि हम लोग फोन करके पूछ लिए कि कौन कि क्या दोस्त किस फेज पर ज़्यादा लाइन है, पहले का दूसरे का तीसरा, तो बोलेगा दूसरा फेज पर अच्छा खासा लाइन है। तो क्या हो गया, दूसरे का फेज पर लाइन हम लोग टोका लेकर फंसा देते थे, पहले का फेज को छोड़ देते थे। फिर पता चला कि पहला फेज पर ज़्यादा वोल्टेज है, तो दूसरा फेज से निकाल कर पहला फेज में लगा देते थे। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब सब डिजिटली हो चुका है। देखते करेगा पूरा एकदम वायर लगा रहता है, बीच में वायर लगाता है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड का लगा रहता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये हो गया फेज न्यूट्रल, समझ में आ गया। इसका कलर येलो और ब्लू हो सकता है, इसका कलर रेड हो सकता है। जितना करंट है उसको फ्लो करने का रास्ता चाहिए। इसी कारण से क्या होता है, न्यूट्रल तार का उपयोग करते हैं। यदि न्यूट्रल तार नहीं है, यानी कि जो ठंडा और गर्म, जिसे कहते हैं गर्म तार कहते हैं, इसे ठंडा तार कहते हैं। यदि ठंडा तार नहीं है तो लाइन कट जाएगा, लाइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यदि आप केवल गर्म तार को छूते तो करंट नहीं लगेगी, लेकिन शर्त यह है कि ठंडा तार कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। जैसे ठंडा कॉन्टैक्ट में पाइएगा तो करंट तुरंत मार देगा। इसी कारण देखिए, जो मिस्त्री लोग होते हैं इसको टच करते हैं तो अपने पैर में चप्पल पहने रहते हैं, चप्पल पहन के रखते हैं, तो एक करंट आएगा, केवल उनके बॉडी में प्रवेश किया, फिर उनके बॉडी में प्रवेश किया, लेकिन उसको जाने का रास्ता मिल ही नहीं रहा, जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। इसके कारण से क्यों, क्योंकि चप्पल पहना हुआ, लेकिन जैसे चप्पल खोलेगा जमीन कॉन्टैक्ट में आएगा, और जमीन तो खुद बहुत बड़ा अर्थिंग है, यानी कि खुद अपने बड़ा ठंडा, तुरंत मार देगा झटका, मर जाएगा तुरंत। लेकिन यदि चप्पल पहने हुए तो चप्पल तो इधर तक कुछ अलग होता, करंट को फ्लो होने नहीं देता, करंट को जाने का रास्ता चाहिए ना, लेकिन करंट तो जा ही नहीं रहा, इसलिए क्या करता, उसको करंट नहीं लगता। लेकिन कहीं भी ठंडा और गर्म दोनों पकड़ लिए तो मारेगा झटका, कस के फेंका जाएगा। समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। अब एक भूतार भी आप लोग देखते हुए, भूतार क्या होता है। देखिए भूतार कुछ नहीं होता, कहीं के 3 फेज वाला रहता है, 3 फेज का कहीं के देखिए प्लोक आता है, समझ गए ना। एक भूतार होता है, वो अर्थिंग का काम करता है, समझ गए ना। देखिए फेज तार, न्यूट्रल तार के अलावा एक तार होता है जो कि जमीन के कॉन्टेक्ट, जमीन के साथ जुड़ा रहता है, जैसे हम लोग अर्थिंग कहते हैं या भूतार कहते हैं। भूतार यानी कि पृथ्वी से जुड़ा हुआ तार, जो कि पृथ्वी से क्या होता है, जुड़ी हुई रहती है, जिसे भूतार कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को करंट लगता है ना, तो वोल्टेज को क्या करता है, कम कर देता है। वोल्टेज क्या करता है, कम कर देता है, जो आपका भूतार रहेगा। और दूसरा क्या होता है, ये वोल्टेज को मेंटेन रखता है। बाई चांस वोल्टेज कम है जिसके घर में, यदि उसके घर में भूतार लगा हुआ है ना, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वोल्टेज मेंटेन हो जाएगा। यानी कि वोल्टेज को मेंटेन करता है और करंट को भी, जब करंट लगता है तो उससे भी क्या करता है, सुरक्षा करता है भूतार। इसलिए कारण होना चाहिए। लेकिन अब मोटा मोटी 2 ही तार पर काम होता है, फेज तार और न्यूट्रल तार। भूतार की कहानी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिए घर में दोस्तों एक चीज फ्यूज, एक क्या होता है, फ्यूज। आप लोग फ्यूज भी जानते होंगे। देखिए फ्यूज क्या होता है ना, जैसे सपोज कि मैंने बताया कि ये आपका था गर्म तार, ये आपका था ठंडा तार। जो आपके घर में एक मेन स्विच होगा, मेन स्विच होता होगा, उसी मेन स्विच से ये दोनों तार जुड़ा होगा। अब फिर यहाँ से दोनों तार क्या होता है, पूरे घर में कनेक्टेड होता है। जहाँ मेन बोर्ड होता है ना, वहीं फ्यूज लगा जाता है। क्या लगा जाता है, फ्यूज लगा जाता है, समझ गए ना। इस फ्यूज का काम क्या होता है कि यदि जब जो होता है, यदि ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो करती है, ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो करेगी, तो ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो करेगी तो हमारे घर का सब सामान वामान जड़ सकता है ना। इसी कारण से क्या करते हैं, मेन जो बोर्ड होता है ना, उसी में क्या करते हैं हम लोग, फ्यूज लगा देते हैं। क्या होता है, फ्यूज लगा देते हैं। और इस फ्यूज की क्षमता क्या होती है, कहीं कि 5 एम्पीयर लिखा रहता है, 10 एम्पीयर लिखा रहता है, 15 एम्पीयर लिखा रहता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि उस फेज से 5 एम्पीयर से ज़्यादा करंट फ्लो करेगी तो फ्यूज का तार ऑटोमेटिक गल जाएगा। तो फ्यूज का तार ऑटोमेटिक गल जाएगा। तो जैसे फ्यूज का तार ऑटोमेटिक गलेगा तो करंट फ्लो होगी नहीं, और करंट फ्लो होगी नहीं तो हमारे घर का कोई उपकरण खराब होगा ही नहीं। इसलिए फ्यूज क्या होती है, जरूरी होती है। यदि फ्यूजन नहीं लगाएंगे तो हमारे घर का सब उपकरण क्या हो सकता है, जड़ सकता है। क्योंकि जो आपका विद्युत धारा होता है, यानी जो करंट होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। देखिए कभी वोल्टेज बहुत ज़्यादा रहता है, कभी वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। तो यही काम करता है फ्यूज। यानी कि फ्यूज जो होता है हमारे घर के सभी उपकरणों क्या करती है, रक्षा करती है। जैसे विद्युत धारा ज़्यादा फ्लो होती है, फ्यूज का तो ऑटोमेटिक गल जाता है। समझिए कि नहीं समझिएगा। यदि तार नहीं गलेगा
तो हमारे घर का सब उपकरण जल जाएगा। इसी कारण से कोई गलना जरूरी है। इस कारण क्या होता है, गलनांक बहुत कम होता है, गलनांक जो होता है ना फ्यूज का बहुत ज़्यादा कम होता है। और फ्यूज का जो तार होता है ना, यह टीन एवं शीशा का बना होता है, यानी कि एसिन प्लस पीबी का क्या होता है, बना होता है टीन एवं शीशा का, जो इसका तार बना होता है। और इसके बाहर जो होता है चीनी मिट्टी का परत लगा रहता है, चीनी मिट्टी का परत लगा रहता है। देखिएगा आप लोग मेन बोर्ड में आपको मिल जाएगा, वहाँ आपको लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें 5 एम्पियर 10 एम्पियर 15 एम्पियर क्या होता है, इंडिकेट किया हुआ रहता है। समझ गए। अब देखते हैं दोस्तों शॉर्ट सर्किट क्या होता है, आखिर लघु पतन क्या होता है। कभी कभी देखिएगा, कभी कभी क्या होती है लघु पतन की घटना घटित होती है, तो आखिर शॉर्ट सर्किट क्या होता है। कभी कोई देखिएगा कि ये आपका था गर्म तार, ठीक है, ये आपका था ठंडा तार, ठीक है, दोनों में क्या था कॉम्बिनेशन था, दोनों के ऊपर पॉलीविनाइल क्लोराइड लगा रहता है, यानी कि जो प्लास्टिक का क्या होता है लेयर लगा रहता है, कवर लगा रहता है, उस कवर को चलेगा तब ना तार आएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी किसी कारण से क्या होती है, ये जो आपका गर्म तार था, ये आपका ठंडा तार था, दोनों का जो ऊपर का कवर क्या होता है हट जाता है। कई कई बाई चांस देखिए किसी घर में क्या होता है कटा फटा तार बहुत ज्यादा होता है, तो क्या हो गया दोनों के तार का ऊपरी भाग क्या होता है हट गया था, और दोनों तार क्या हो गया सट गया, दोनों तार क्या हो गया सट गया। और जैसे सटेगा, जैसे सटता है ना, तो विद्युत धारा बहुत तेजी से फ्लो करती है, बहुत तेजी से विद्युत धारा फ्लो करेगी, समझ गए ना। और उसका प्रतिरोधकता भी कम हो जाता है, कोई रोकने वाला भी नहीं रहता है, क्योंकि करंट क्या होता है बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है। तो बहुत तेजी से विद्युत धारा फ्लो करती है, प्रतिरोध बहुत घट जाती है, जिससे क्या होता है पूरा घर का बिजली उपकरण सब जड़ जाता है। इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट, आग लगने की घटना, आग लग जाती है। देखिए कभी कभी तारे में आग लग जाता है, ज्यादा घटना होती है पुल पर, ज्यादा देखिए घटना होता है कि कहता है कि तार पुल पर आग लग गया, तो कुछ नहीं हुआ, वहां गर्म तार ठंडा तार क्या हुआ दोनों सट गया, तो आग लगना जायज बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।